जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का ये पेपर 1 रहने वाला है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और डीडीयू में आपका एग्ज़ाम कब है 18 अप्रैल 2026 को, यानी कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 का पेपर कोड है SOC 304। ठीक है, बाकी ये दो विश्वविद्यालय है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है और बात करें आपके छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है। और ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और इससे रिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, फिर इसमें 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पेपर का नाम आप लोग देख लेंगे, पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, बीएससी सेमेस्टर सोशियोलॉजी। पेपर कोड SOC 304 है, ये डीडीयू का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं। पहला क्वेश्चन है, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है DN मजुमदार ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है धीरेन्द्रनाथ मजुमदार और पूछता है रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। 1944 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय क्या है। भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय है भारत में परिवार एवं नातेदारी की संरचना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, AR देसाई ने किस भारतीय नेता के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की। तो जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, AR देसाई ने किस भारतीय नेता, तो जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की है AR देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला प्रश्न देखें, पूछा गया है AR देसाई किस समाजशास्त्री से सबसे अधिक प्रभावित थे। AR देसाई कार्ल मार्क्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर C, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना, AR देसाई, इनका पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई। ये मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के मार्क्सवादी सिद्धांतों से अधिक प्रभावित थे। हालांकि इसमें फ्रेडरिक एंगल्स का नाम नहीं है, कार्ल मार्क्स का नाम है, तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे। अगर एग्जाम में आएगा कि ए में कार्ल मार्क्स दिया है और बी में फ्रेडरिक एंगल्स और सी में दिया है ए और बी दोनों, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 5 नंबर, AR देसाई के अनुसार भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रवाद का उपयोग कैसे किया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो AR देसाई हैं इनका पूरा नाम क्या है, अक्षय रमनलाल देसाई। ठीक है ना, अच्छा, इनकी एक पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जितने AR देसाई हैं, GS घुरिये हैं, आपके DN मजुमदार हैं, इन सभी के जितने भी पुस्तक हैं उन सभी पुस्तकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी पुस्तकों के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, AR देसाई किस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री थे। AR देसाई मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है, श्यामाचरण दुबे किस सैद्धांतिक परंपरा से जुड़े थे। श्यामाचरण दुबे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सैद्धांतिक परंपरा से जुड़े थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों को उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों से मिलाइए। ठीक है ना, चले मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे याद करने के लिए। ठीक है, तो देखें, श्रीनिवास, MN श्रीनिवास की पुस्तक कौन सी है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, MN श्रीनिवास ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखते चलेंगे पहले का। ठीक है ना, इसमें देखेंगे आप, एक सेकेंड, यहाँ पहले का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। GS घुरिये ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, GS घुरिये ने लिखा है। ठीक है, दूसरे का यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर आपके जो DP मुखर्जी हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक को किसने लिखा है, DP मुखर्जी ने लिखा है।
तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा बचा एस.सी. दुबे। श्यामचरण दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियन विलेज। इंडियन विलेज को किसने लिखा है? श्यामचरण दुबे। तो चौथे का ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का बी, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, तीसरे का सी और चौथे का ए। क्लियर हो गया ना। इसमें देख लेंगे कौन सा हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का ए। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर पूछा गया है, श्यामाचरण दुबे ने किस भारतीय जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन किया? तो कमार जनजाति का श्यामाचरण दुबे ने सामाजिक संस्कृति के जीवन का अध्ययन किया है, कमार जनजाति लोगों के। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। देखिए श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे, इन्होंने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से रायपुर, ठीक है, सॉरी, रायपुर जिले में रहने वाली एक आदिवासी वनवासी, जिन आदिवासी का कौन से आदिवासी थे? कमार जनजाति के लोग थे, ठीक है ना। इन्हीं के सामाजिक संस्कृति के जीवन का गहन अध्ययन किए थे श्यामाचरण दुबे ने, ठीक है ना। 1951 में कमार अध्ययन के गहन नृवंशीय विज्ञान संबंधी विलेखों में से एक माना जाता है इनको। और ध्यान रखेंगे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द कमार। पुस्तक पूछता है किसकी है, ठीक है ना। तो श्यामाचरण दुबे की है और कमार जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। और ये जो पुस्तक है पूछता है प्रकाशित कब हुई थी? 1951 या 1954, ठीक है, 1951-54 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपना प्रसिद्ध अध्ययन किस गांव पर किया था? तो रामपुरा गांव पर एम.एन. श्रीनिवास ने अपना प्रसिद्ध अध्ययन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। रामपुरा गांव कहाँ है? मैसूर के पास, कर्नाटक में है, ठीक है ना। इस गांव का इन्होंने अध्ययन किया, जैसे श्यामाचरण दुबे ने द कमार लिखा है, उसी तरीके से जो एम.एन. श्रीनिवास थे इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया और इसके ऊपर किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? द रिमेम्बर्ड विलेज। यह पुस्तक जो है 1978 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। रामपुरा में उन्होंने जाति व्यवस्था, प्रभु जाति और ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के दौरान विकसित की थी? तो अभी मैंने बताया कर्नाटक, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी कृति है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया को, इस पुस्तक को लिखा है एम.एन. श्रीनिवास ने। पुस्तक यह कब प्रकाशित हुई थी? 1966 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? श्यामाचरण दुबे ने किस गांव को अपना अध्ययन केंद्र बनाया? तो जो श्यामाचरण यानी एस.सी. दुबे हैं, इन्होंने समीरपेट गांव, ठीक है ना, समीरपेट गांव को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन इंडियन विलेज, पूछता है ना आपके एग्जाम में कि इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने लिखा है 1955 में, ठीक है ना। कहाँ? तेलंगाना यानी हैदराबाद में। हैदराबाद के समीरपेट गांव का इन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था। अच्छा, अध्ययन का केंद्र बनाया था तो पुस्तक जरूर लिखी होगी। कौन सी पुस्तक? इंडियन विलेज, अभी मैंने बताया 1955, ठीक है ना। अध्ययन का दृष्टिकोण क्या था? संरचनात्मक कार्यात्मकतावादी अध्ययन का दृष्टिकोण था इनके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस दृष्टिकोण से देखा? तो इन्होंने भारतीय जनजातियों को देखा किस दृष्टिकोण से? वे हिंदू समाज का हिस्सा बन रहे हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को उनके अध्ययन किए गए समुदायों से मिलाइए, ठीक है। तो कर्ग जनजाति, ठीक है ना, कर्ग जो समुदाय हैं इसका अध्ययन किसने किया है? तो या फिर जो एम.एन. श्रीनिवास हैं इन्होंने किस जनजाति का या फिर किस समुदाय का अध्ययन किया है? तो आपको पता रहना चाहिए इन्होंने कर्ग समुदाय का अध्ययन किया है। जो जी.एस. घुरिये हैं इन्होंने कोली जनजाति का अध्ययन किया था। और जो डी.एन. मजुमदार हैं,
ठीक है। इन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया था। जो श्यामा चरण दुबे हैं, एस.सी. दुबे, इन्होंने कमार जनजाति का अध्ययन किया। अभी ऊपर आपने पढ़ा है एस.सी. दुबे को, तो आपको अच्छे से पता होगा। चौथे का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा यानी डी। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 16 नंबर पूछा गया है आपसे कि जी.एस. घुरिये, ठीक है, एक सेकेंड, चले, जी.एस. घुरिये किस परंपरा के समाजशास्त्री थे? जी.एस. घुरिये इंडोलॉजिकल परंपरा के समाजशास्त्री थे। ठीक है ना, इंडोलॉजिकल ट्रेडिशन के जी.एस. घुरिये के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आंद्रे बेतेई किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन करते हैं? आंद्रे बेतेई वेबरियन दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन करते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। वेबरियन उपागम, बेतेई ने मैक्स वेबर के त्रियामी मॉडल, वर्ग, ठीक है ना, जाति, वर्ग और सत्ता, इसका उपयोग करके भारतीय समाज में स्तरीकरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन का विश्लेषण किया था। कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे बेतेई ने लिखी है 1965 में। ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राधा कमल मुखर्जी किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह पारिस्थितिकी समाजशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं राधा कमल मुखर्जी। ठीक है ना, इंडोलॉजिकल सोशोलॉजी के लिए, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी प्रमुख अवधारणा दी? तो इन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक युगांत किस विषय पर आधारित है? तो युगांत जो है महाभारत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। युगांत का प्रकाशन कब हुआ था? तो युगांत का प्रकाशन हुआ था आपका 1967 में। ठीक है ना, युगांत पुस्तक को किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, राधा कमल मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? राधा कमल मुखर्जी ये आपके जुड़े थे लखनऊ विश्वविद्यालय से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे 1921 में। ठीक है, 1921 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके अध्यक्ष भी बने। जो राधा कमल मुखर्जी हैं, ये लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के संस्थापकों में से एक माना जाता है, इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिस्थापित संस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जाति गतिशीलता को समझाना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जी.एस. घुरिये ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किया? तो मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये ने, ठीक है ना, समाजशास्त्र का अध्ययन किए और अध्यापन का भी कार्य किया है। पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। 23 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, गोविंद, जी.एस. घुरिये का पूरा नाम क्या? गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है ना, मुंबई में इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किया 1924। ठीक है, 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में शामिल हुए और लंबे समय तक वहां प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष भी रहे। उन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जी.एस. घुरिये को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने किस अवधारणा के माध्यम से यह बताया कि भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हुए? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दो प्रकार की अवधारणाएं दी थी, एक संस्कृतिकरण, एक पश्चिमीकरण, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश उपागम के प्रभाव को लेकर के सामाजिक परिवर्तन में पश्चिमीकरण की अवधारणा देते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने किस अवधारणा? एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा के माध्यम से यह बताया था कि भारतीय समाज में जो ब्रिटिश उपनिवेश है, इनके प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई.पी. देसाई के शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित थे? तो यह केंद्रित थे गुजरात में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद नहीं रहता है। ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से किस अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया? तब आपका आंसर होगा संस्कृतिकरण। उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद नहीं होगा। जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो पश्चिमीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 25 का मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट है, गुजरात। आई.पी. देसाई के शोध मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किस राज्य से, गुजरात से, ठीक है ना। जो आई.पी. देसाई हैं उन्होंने सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है ना, महुआ गुजरात, ग्रामीण समुदाय में अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे प्रसिद्ध अध्ययन गुजरात में ही किए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी कृति है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था लेक्चर में। बताइए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? जी.एस. खुरिये ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पूछेगा कि कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? छोर का एक गांव पुस्तक को लिखा है डी.एन. मजूमदार ने लिखा है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखना है 1960-62 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर पूछा गया है, आई.पी. देसाई का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था? तो यह आपका केंद्रित था सामाजिक परिवर्तन और परिवार पर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चले, देखें यहाँ पर पूछा गया है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किस भारतीय किस भारतीय गांव पर आधारित है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक, ठीक है ना। यह किस भारतीय गांव पर आधारित है? तो श्रीपुरम गांव पर आधारित है। कास्ट क्लास एंड पावर, इसके बारे में लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेतई के द्वारा लिखी गई है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा। यह पुस्तक दक्षिण भारत के तंजौर जिले तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव के अध्ययन पर आधारित है। आंद्रे बेतई ने अध्ययन किया था, तो पुस्तक का नाम कास्ट क्लास एंड पावर रखा था। 1965 में यह पुस्तक आपका प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। ये 1965 में इन्होंने लिखा था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, कास्ट रेस इन इंडिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आपके एक ही जैसे हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं, तो इस चीज़ को लेकर का आपको याद रखना है। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को आंद्रे बेतई ने लिखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित समाजशास्त्री पुस्तक को उनके विषय से मिलाइए, ठीक है ना। तो इनके पुस्तक से मिलाना भैया, चले देखते हैं। ध्यान से देखने का यहाँ पे आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया, कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, या फिर ये किस विषय पर आधारित है? तो भारतीय समाज में जाति और नस्ल से आधारित है कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक। होमो हराइका, ठीक है, हायरार्कीस, ठीक है ना, होमो हायरार्कीस जो है पुस्तक, ये किस पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है जाति पदानुक्रम पर, ठीक है ना। इंडियन विलेज पुस्तक किस पर आधारित है? इंडियन विलेज पुस्तक भारतीय ग्रामीण समाज के विश्लेषण पर आधारित है। सोशल बैंक, ठीक है ना, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है भारत में राष्ट्रवाद पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले का ए करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा और तीसरे का सी, चौथे का बी, ठीक है ना। मैंने अच्छे से आपको मिला दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का बी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है कि हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? हो जनजाति किस राज्य में निवास करती है, आप सभी लोग बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। देखें, हो जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 32 नंबर,
डीपी मुखर्जी के विचारों में संस्कृति का क्या अर्थ क्या था? तो डीपी मुखर्जी के विचारों में जो संस्कृति है, ठीक है ना, इसका जो कल्चर है, इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है डीपी मुखर्जी ने। डाइवर्सिटीज डीपी मुखर्जी कब लिखा है बताइए? इन्होंने कब लिखा है? 1958 में इस पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर, जाति व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से गंगा के मैदान में हुआ और यह इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़ी रही। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन जी.एस. घुरिये का है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है भैया? इंडियन विलेज को एस.सी. दुबे ने लिखा है, ठीक है ना। श्यामाचरण दुबे या फिर श्यामचरण दुबे ने इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 1955 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखेंगे। ऊपर आपने पढ़ा था इंडियन विलेज के लेखक कौन है, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस रूप में संबोधित किया था? तो इन्होंने पिछड़े हिंदू के रूप में संबोधित किया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आंद्रे बेतेई किस दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं? तुलनात्मक समाजशास्त्र, ठीक है ना, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो पर्यावरण समाजशास्त्र पर, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पर, ठीक है ना, राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखें जो डी.एन. मजूमदार हैं इनका, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, राधा कमल मुखर्जी पर्यावरण समाजशास्त्र से जुड़े हैं, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किस विषय पर केंद्रित है? तो यह सामाजिक मूल्यों का उद्गम और विकास पर केंद्रित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। 1949 में यह पुस्तक लिखी गई, ठीक है। 40 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है? देखें, डी.एन. मजूमदार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? डी.एन. मजूमदार मानव शास्त्र और नृवंश विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जो डी.एन. मजूमदार है इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में काम किया था, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, आई.पी. देसाई ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस सामाजिक संस्था पर ध्यान केंद्रित किया? तो इन्होंने संयुक्त परिवार पर ध्यान केंद्रित किया, ज्वाइंट फैमिली पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा गया है, आई.पी. देसाई ने किस गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था? तो इन्होंने महुआ गांव का अध्ययन किया था आई.पी. देसाई ने। ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। 43 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उन्होंने पुस्तक लिखी थी सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ 1964 में, ठीक है, 1964 में। इस पुस्तक में क्या है, तो महुआ गुजरात का एक छोटा शहर या फिर कस्बा का ये महुआ था। उन्होंने संयुक्त परिवारों पर अपने प्रसिद्ध अध्ययन का विवरण दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां शामिल होती हैं? संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां शामिल होंगी? 3 या अधिक पीढ़ियां शामिल होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 44 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की एक प्रमुख विशेषता है जिसे जी.एस. घुरिये ने बताया था? तो जाति की विशेषता है अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर, घुरिये ने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए किस नीति की वकालत की थी? तो आत्मसात नीति की वकालत की थी इन्होंने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो सुमेलित नहीं है देखने का प्रयास करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो देखें इसमें श्यामाचरण दुबे परंपरा और आधुनिकता सिद्धांत से जुड़े हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है ना। जो एस.सी. दुबे हैं ये परंपरा और आधुनिकता से जुड़े हैं। एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज और कॉन्टेम्परेरी इंडियन एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन जैसी पुस्तकों पर अपने इस विषय पर काम किया था, परंपरा और आधुनिकता में। जो श्रीनिवास हैं, ठीक है ना, एम.एन. श्रीनिवास है, प्रभु जाति के सिद्धांत से संबंधित है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। पूछता है ना क्वेश्चन, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में। और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दोनों आपके सुमेलित हैं, सी और डी वाला बचा है। आंद्रे बेतेई जाति और वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन से जुड़े हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। आंद्रे बेतेई, तो यहाँ पर देखा जाए ये भी सही है, ठीक है ना। जाति और वर्ग का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आंद्रे बेतेई से संबंधित है, ठीक है ना। ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी वाला आपका गलत है। आई.पी. देसाई जनजाति औपनिवेशिक संघर्ष सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। जनजाति औपनिवेशिक संघर्ष सिद्धांत यह युग्म बिल्कुल सुमेलित नहीं। आई.पी. देसाई ने मुख्य रूप से जाति, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया, ज्वाइंट फैमिली से इन्होंने जुड़े हैं, ज्वाइंट फैमिली पर इन्होंने काम किया। समाजशास्त्र के शिक्षण और गुजरात में अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर काम किया है, न कि आपके जनजाति औपनिवेशिक संघर्ष सिद्धांत पर, ठीक है। तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, बिल्कुल करेक्ट है। कास्ट रेस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिया है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। इंडियन साधु डी.पी. मुखर्जी ने नहीं लिखा है। इंडियन साधु को किसने लिखा भैया, बताइए आप सभी लोग। इंडियन साधु को किसने लिखा है? जी.एस. घुरिये ने, ठीक है ना। जी.एस. घुरिये ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। इंडियन साधु को किसने लिखा है? जी.एस. घुरिये ने, डी.पी. मुखर्जी ने नहीं लिया, तो सी ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी इसे याद रखिएगा। इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति प्रणाली में विवाह किस प्रकार होता है? जाति प्रणाली में जो विवाह है जी.एस. घुरिये के अनुसार ये अंतर्विवाही परिवार होता है, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की जो प्रणाली है कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो ज्वाइंट फैमिली को शहरीकरण और औद्योगिकरण आपके प्रभावित कर रहे हैं, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2024 वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इसमें आप देखेंगे 2023-24 शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, एसओसी 304, ये डीडीयू का पेपर कोड है। बाकी सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। चलें, पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जी.एस. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखें, पूछा गया है समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था, किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था? बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग पहली बार शुरू किया गया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, कब हुई थी भैया? तो 1917 में समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई, भारतीय समाजशास्त्री समाज की, ठीक है ना। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जी.एस. घुरिये का दृष्टिकोण था, कैसा दृष्टिकोण था? इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण था जी.एस. घुरिये का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है, किस पर आधारित है भैया? इंडोलॉजी दृष्टिकोण, तो यह पवित्र ग्रंथों पर आधारित है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली लिखी गई थी। 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली किसके द्वारा लिखी गई थी? जी.एस. घुरिये के द्वारा, ठीक है ना। जी.एस. घुरिये के द्वारा जो है आपकी यहाँ पर पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है ना, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
द महादेव कोली पुस्तक कब लिखी गई थी? 1957 में। जीएस घुरिये के द्वारा ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1957 में द महादेव कोली जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई थी। देखिए क्वेश्चन में ही एरर है, ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद केंद्रित है, यह किस पर केंद्रित है? तो आप देखेंगे यह आपके सोशल स्टेबिलिटी पर केंद्रित है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ठीक है ना, सामाजिक स्थिरता पर। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एम.एन. श्रीनिवास का जन्म हुआ था। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? प्रभु जात की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया, तो प्रतिस्थापित किया था किससे? संस्कृतिकरण से, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संस्कृतिकरण है क्या है? तो उच्च प्रमुख जाति की दशा में संस्कृतिकरण गतिशीलता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को लिखा गया है, सी ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है ना, 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट है, एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा, किसके रूप में देखा था? तो ध्यान रखेंगे खंडीय प्रणाली के रूप में, ठीक है ना। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को किसके रूप में देखा? खंडीय प्रणाली के रूप में, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताते चलूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या है? तो यह पुस्तक भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और धर्म निरपेक्षीकरण, सेकुलरलाइजेशन जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करती है, ठीक है। डी.पी. मुखर्जी, तो ध्यान रखिएगा समाजशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? डी.पी. मुखर्जी ने लिखी है पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति और समाज इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? डी.पी. मुखर्जी ने लिखी है। इरावती पुस्तक के 2 पुस्तकों को नाम याद रखिएगा, युगांत और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार पूछा है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे ने। देखिए जल्दी जल्दी बताना है क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक को लिखा है जीएस घुरिये ने। इंडियन साधुस पुस्तक को किसने लिखा है? जीएस घुरिये ने, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास के 2 पुस्तकों के नाम आपको याद कर लेना है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है। द रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए कोर्ग विलेज किसने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है, ठीक है। बाकी जो अदर विश्वविद्यालय हैं आपके पेपर भी अप्रैल मई में है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. देसाई का जन्म हुआ था। ए.आर. देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 में हुआ, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है ए.आर. देसाई ने, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इंग्लिश देख लेंगे, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है ना। इस पुस्तक को लिखा है ए.आर. देसाई ने। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। 16 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? किसान आंदोलन से ए.आर. देसाई जुड़े थे, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग ए.आर. देसाई करते हैं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे, ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की?
तो इन्होंने 5 चरणों की पहचान की। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी? इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है श्यामा चरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ए.आर. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना में परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये क्वेश्चन भी आपका तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा द रिमेम्बर्ड पुस्तक को लिखा गया है। 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है कि एस.सी. दुबे ने। तो एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को लागू किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एस.सी. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है? तो समीरपेट गांव है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण लागू किया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। सेम क्वेश्चन आ गया है 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, ठीक है ना, जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भाग में ले जाया गया है। यह कथन किसने दिया है? तो यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है? जी.एस. घुरिये के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 6 विशेषताएं बताई हैं जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 29 नंबर पूछा गया है, ग्रामीण नगरी समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है? तो यह जी.एस. घुरिये ने कहा था। जी.एस. घुरिये के अनुसार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखें, जी.एस. घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? तो अस्थाई स्तरीकरण संबंधित नहीं है, स्टैटिक स्ट्राटिफिकेशन। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है डी.एन. मजूमदार ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, डी.एन. मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है। क्या कारण है? बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? राधा कमल मुखर्जी ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखे पूछा गया है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य है सामाजिक रूप में मान्यता प्राप्त लक्ष्य। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखें पूछा गया है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया? तो साध्य और साधन मूल्य में विभाजित किया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है? भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या डी.पी. मुखर्जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया? तो डी.पी. मुखर्जी ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, 1958 में डाइवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डी.पी. मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक को लिखी थी कब? 1958 में। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक को डी.पी. मुखर्जी ने लिखा है। कब लिखा था? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का।
क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो मातृवंशी परंपरा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इन्हें तारवाड़ के नाम से संबोधित किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक में प्रस्तुत की है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया? तो सीमांत संयुक्त परिवार में किया है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने कई बार आपको बताया, आईपी देसाई के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जातिगत गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है संस्कृतिकरण नाम है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है? तो जाति प्रथा में शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण और संयुक्त परिवारों का विघटन, ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता है, यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है? तो नगरीय प्रवसान में वृद्धि, ये एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में प्रभु जाति की से संबंधित नहीं है, बाकी ये आपका राजनीतिक प्रभाव, संख्या शक्ति और भूस्वामित्व ये आपका सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? तो इन्होंने आधुनिक परंपरा का उल्लेख नहीं किया है, मॉडर्न ट्रेडिशन का। बाकी शास्त्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय परंपरा और स्थानीय परंपराओं का उल्लेख किया है श्यामाचरण दुबे ने। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन जरूर पेपर भेज दीजिएगा। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देंगे ताकि मैं आंसर की बना सकूं और नेक्स्ट ईयर जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको हेल्प हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिला, आपके सीनियर ने मेरे पास भेजा था तब आपको मिल रहा है। तो इसी तरीके से जब आप, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजें। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है? तो देखें, इसमें अस्थायित्व, नियामकता और इसमें देखा जाए अनुभव सिद्धता, ये तीनों क्या हैं? परंपरा के लक्षण हैं। परिवर्तनशीलता परंपरा का लक्षण नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।